नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और लेकर हाजिर हैं उत्तराखंड और यूपी की तमाम अहम खबर। बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर एक अलग अंदाज में आपके पास पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दें। धरने पर बैठे विधायक राकेश प्रताप को पुलिस ने उठा दिया है। गांधी प्रतिमा पर 4 दिन से धरने पर विधायक बैठे थे। राकेश प्रताप सिंह जो कि लगातार धरना दे रहे थे, अब उन्हें धरने से उठा दिया गया है। विधायक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर समर्थकों के साथ सिविल लाइन अस्पताल भेज दिया है। आपको बताएं कि सड़क बनवाने को लेकर इस्तीफा देकर धरने पर बैठे थे विधायक। राकेश प्रताप सिंह की तबीयत खराब हो रही थी और पुलिस ने इस बात का हवाला देते हुए उन्हें धरने से उठा दिया है और अस्पताल भेजा गया है। दरअसल सड़क बनवाने को लेकर काफी नाराज थे और इस्तीफा देने के बाद वो धरने पर बैठे थे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट ये है कि 4 दिन से धरने पर राकेश प्रताप सिंह बैठे हुए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें उठा दिया है। समर्थकों के साथ उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। स्थिति उनकी ठीक नहीं है। लगातार 4 दिन से गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहे थे और अपने कार्यकाल के दौरान सड़क बनवाने को लेकर उन्होंने काफी कोशिश की, सरकार से बात की और विधानसभा में इस मसले को उठाया, लेकिन सड़क ना बनने के बाद काफी नाराजगी उनकी दिखाई दी। इस्तीफा उन्होंने पहले दिया और 4 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी बात का हवाला देकर पुलिस ने धरने से जबरदस्ती उन्हें उठा दिया। अस्पताल भेजा गया है। कुछ समर्थकों के साथ उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, धरने पर बैठे विधायक राकेश प्रताप को पुलिस ने उठा दिया है। गांधी प्रतिमा पर 4 दिनों से धरने पर विधायक राकेश प्रताप सिंह बैठे हुए थे। विधायक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तबीयत खराब होने के बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती धरने से उठाया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सड़क बनवाने को लेकर काफी नाराजगी उनकी सामने आई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इस्तीफा देने के बाद से लगातार धरने पर बैठे थे। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, बताइएगा, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सेहत का हवाला दिया जा रहा है, 4 दिन से वो धरने पर बैठे थे, अब आगे किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे थे, कल देर रात को तकरीबन वहां पर जो लखनऊ पुलिस के जवान हैं वो पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ वो सीधे हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि आमरण अनशन पर बैठने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और कहीं पर भी कोई रिस्क पुलिस प्रशासन नहीं उठाना चाहता। उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ कुछ जो टेस्ट है वो किए गए और उसके बाद जो है डॉक्टरों ने उनको वहीं पर एडमिट कर लिया है। लेकिन साफ तौर पे यही प्रशासन का कहना है कि तबीयत खराब हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है और इसीलिए उनको जो है वो हॉस्पिटल लेकर पुलिस गई। बिल्कुल, तो उनको अस्पताल ले जाया गया है। उनकी तबीयत जो है वो खराब हो रही है, इसका हवाला दिया जा रहा है और 4 दिन से वो धरने पर बैठे हुए थे। आप नजर बनाए रखें। अनुभव, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और इटावा का दौरा करेंगे। दोनों जिलों को सीएम करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। बात इटावा की करें तो सीएम नवनिर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है। सीएम योगी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारियों का बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने जायजा लिया। उन्होंने जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया। सीएम आज दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से 6ठे सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसकी नींव 2015 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी। और देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सौगातें मिलने जा रही हैं। 280 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी आज सीएम करेंगे। इसके बाद 109 करोड़ की लागत से बनने वाली 12 और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और
ककोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में सीएम का कार्यक्रम होने जा रहा है। औरैया जिले को 389 करोड़ की 12 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। दूसरी तरफ इटावा की बात करें तो नुमाइश पंडाल में नवनिर्मित सेंट्रल जेल का लोकार्पण आज सीएम करेंगे। वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया है जिसका प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राएं महीनों से इंतजार कर रहे थे। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें स्कूल बैग से लेकर यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर खरीदने के लिए प्रति छात्र छात्रा 1100 रुपए उनके अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर योजना का शुभारंभ करेंगे। परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 सेट जूता और 2 जोड़े मोजे दिए जाते हैं, जिसमें से जूते, मोजे और स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने की थी। इसमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, बैग व जूते मोजे के लिए प्रति छात्र करीब 250 से लेकर 300 रुपए का बजट रहता है। यानी एक बच्चे पर करीब 1100 रुपए का बजट तय किया गया है। दीपावली का पर्व पूरे प्रदेश और देश में धूमधाम से मना, लेकिन दिवाली के दूसरे ही दिन पटाखों के जहरीले धुएं ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात ये हो गए कि स्मॉग की वजह से अचानक ही शहरों में विजिबिलिटी नीचे गिर गई और लोगों के सामने फिर प्रदूषण का काला दानव खड़ा हो गया। आपको भी दिखाते हैं कि कैसे प्रदूषण ने कई शहरों की आबो हवा को बेहद जहरीला बना दिया है। रोशनी का पर्व दीपावली पूरे देश और प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां एक तरफ हर ओर शानदार सजावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने आतिशबाजी भी दिल खोल कर की। वहीं जब रात का अंधेरा छटा तो सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए। वजह था पटाखों का वो जहरीला धुआं जो कि पूरी आबो हवा पर स्मॉग की शक्ल में कब्जा कर चुका था और इसकी वजह से अचानक ही पर्यावरण पूरी तरह से जहरीला हो गया। दीपावली को लोगों ने जमकर एंजॉय किया, खूब आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े और उसी का असर है कि दीपावली के अगले दिन जो वेदर है, जो मौसम है, अगर हम कहें तो उसमें कहीं ना कहीं धुंध जैसी, धुएं जैसी चीज़ नज़र आ रही है और आतिशबाजी के चलते जो वायु का स्तर है उसमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। दिवाली के बाद की सुबह राजधानी लखनऊ में कुछ इस तरह नजर आई, जहां पर प्रदूषण का AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। स्मॉग की चादर ने पूरे लखनऊ को अपने आगोश में ले लिया और इसकी वजह से आसमान पर स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की हैं, जहां पर दिवाली की रात हुई आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण का AQI लेवल 473 पर पहुंच गया, जो कि बेहद ही खतरनाक स्थिति की तस्दीक कर रहा है। नोएडा के हर सेक्टर को सुबह से ही जहरीले स्मॉग ने अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से यहां गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। वहीं कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दीपावली के दूसरे दिन नोएडा में हवा बेहद जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम नोएडा के चार मूर्ति चौक पे मौजूद हैं, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धुंध की सफ़ेद चादर छाई हुई है। रोडों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली NCR की तरह ही ताज नगरी आगरा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जहां पर स्मॉग की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। आगरा में विजिबिलिटी काफी कम हो गई और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आगरा में इस हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने।
हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय मैं इनर रिंग रोड पर मौजूद हूं। आगरा के इनर रिंग रोड के ऊपर जिस तरह से आसमान में एक कहा जाए एक चादर आपको नज़र आ रही है, स्मोक की चादर नज़र आ रही है, दरअसल ये प्रदूषण है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये पूरी तरह से सच साबित होता नजर आता है। आगरा की आबो हवा काफी इस समय जहरीली बनी हुई है। प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर पर भी प्रदूषण का बड़ा असर देखने को मिला, जहां दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद ही खराब स्थिति माना जाता है। वहीं स्मॉग की वजह से कानपुर की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। यहाँ भी आबो हवा पर स्मॉग की मोटी चादर बिछी नजर आई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं इंडस्ट्रियल इलाका होने की वजह से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने की वजह से हालात ज्यादा डराने वाले हैं। दीपावली की अगली सुबह की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि वातावरण में स्मॉग किस तरह से घुला हुआ है और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता दिख रहा है। अगर कानपुर की बात की जाए तो एवरेज AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 के आसपास है, 286 के आसपास है। लेकिन अगर 4 जगहों पर जो मापक यंत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगा रखे हैं उनको देखते हैं तो नेहरू नगर की हवा जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर AQI 386 है। अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले हापुड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रदूषण का AQI लेवल बढ़ने के बाद हालात बेहद खराब दिखे। शहर की आबो हवा में घुले जहरीले धुएं की वजह से यहां भी हालात बद से बदतर नजर आए। आसमान में स्मॉग छाया रहा और इसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वहीं एक्सपर्ट भी पटाखों के धुओं को ही स्मॉग के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो पराली का धुआं आया था वो भी जमा है, और साथ में जो फायर क्रैकर्स फटाके जो छोड़े गए दीपावली के दौरान, ये सारा धुआं जो है जमा हो चुका है बिल्कुल ही। इससे न सिर्फ उन लोगों को तकलीफ होगी जिनको सांस की बीमारियां हैं या अस्थमा है या उससे रिलेटेड चीजें हैं, परंतु सामान्य लोगों को भी तकलीफ हो रही है। दिवाली पर हुई दिल खोलकर आतिशबाजी के बाद पूरे प्रदेश से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिससे एक बात तो साफ है कि पटाखों के धुएं की वजह से पूरे वातावरण में जहरीला धुआं घुल चुका है, जो आने वाले कुछ दिन तक ऐसे ही बरकरार रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो फिलहाल एयर क्वालिटी का क्या हाल है, प्रदूषण का स्तर क्या है, इसे जानने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, बलराम पांडे भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक एक करके हम सभी जिलों में चलेंगे और रिपोर्टर्स से अपडेट लेंगे। सबसे पहले रुख हम बलराम पांडे का ही कर लेते हैं। जी बलराम, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां की आबो हवा फिलहाल कैसी है? देखिए आस्था, इस वक्त हम नोएडा एक्सटेंशन के एक मूर्ति चौक पे मौजूद हैं, जहां पर जो AQI लेवल है वो हम अपने मोबाइल के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो आप देख सकते हैं जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दूषित इलाका है नोएडा का वो सेक्टर 116 है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप देख सकते हैं कि नोएडा के सेक्टर 125 में 476 AQI लेवल पहुँच गया है। इसके अलावा आप देखिए कि नोएडा के सेक्टर 62 में 478 और सबसे जो दूषित इलाका है वो नोएडा का 116 है। यहाँ पर AQI का जो लेवल है वो 484 है, यानी कल से भी बेहतर खराब स्थिति में है नोएडा का सेक्टर 116 और लगातार यहाँ पर जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंखों में जलन हो रही है अगर ज़्यादा देर तक लोग घरों से बाहर रह रहे हैं। और हम तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आस्था आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो विजिबिलिटी है आज वो सड़कों पर थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। सफ़ेद चादर ने पूरे नोएडा को अपनी आगोश में ले रखा था, लेकिन आज सूर्य देवता के सुबह सुबह दर्शन हो गए हैं और धीरे धीरे धूप खिल रही है, तो लिहाजा जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि ये पोल्यूशन अब सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार जो प्रशासन के दावे थे
कि पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, स्थितियां सामान्य रहेंगी, जगह जगह मॉनिटरिंग के लिए टीम निकाली जाएगी, तो वो दावे कहीं ना कहीं धराशायी हुए हैं। और जिस तरीके से दीपावली के दिन देर रात तक आतिशबाजी हुई है, उसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। और दिल्ली से सटे हुए जितने भी जिले हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बागपत हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, इन सभी जिलों में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंचा है। अगर हम 2020 की तुलना 2021 से करें, पिछले वर्ष क्या स्थिति थी, आगरा में स्थिति क्या है ये भी जान लेते हैं। नितिन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं आगरा से। नितिन, आगरा की स्थिति इस वक्त क्या है? वहां की आबोहवा, अगर एक्यूआई लेवल की बात करें, क्या है इस वक्त? देखिए, आगरा की जो आबो हवा की बात की जाए तो आगरा की आबो हवा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो एक्यूआई लेवल है वो भी करीब 400 के करीब बना हुआ है, सीवियर कंडीशन में पहुंचा हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हरित पटाखों को ही चलाने की इजाजत दी, इसके साथ ही 8 से लेकर 10 यानी 2 घंटे तक ही आप पटाखे चला सकेंगे, लेकिन लोग दिवाली की मस्ती में अपनी जिम्मेदारी भूल गए और कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो कई गुना बढ़ गया है। और ऐसे में मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कि लगातार जो समय स्मोक की जो चादर है वो इस समय आगरा की सड़कों पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं वो सुबह सुबह जो धूप खिली होती है, अभी तक धूप नहीं खिलना शुरू हुई है, यानी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। आंखों में चुभन साफ महसूस हो सकती है और धीरे धीरे ही ये प्रदूषण जाएगा। लेकिन कुल मिला के कहा जाए जो टेम्परेचर है वो इस समय जो पॉल्यूशन लेवल है वो करीब 400 के करीब बना हुआ है। और एक बार फिर से आगरा की जो आबो हवा है वो खराब बनी हुई है। हरित पटाखों के साथ साथ जो नॉर्मल पटाखे हैं वो भी बड़ी संख्या में चलाए गए हैं। तो कुल मिला के लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और उसके फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है कि जो पूरी तरह सांस लेना भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं प्रदूषित वायु में लगातार जो सल्फर नाइट्रोजन के जो कण हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है। तो चलिए, आपने विस्तार से बताया कि आगरा में भी जो आबो हवा है वो एक्यूआई उसमें लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि आज राहत की बात ये जया कि सूरज देवता के दर्शन इतनी सुबह हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उम्मीद जिस बात की थी कि लोग पटाखे नहीं जलाएंगे, लेकिन उस तरीके का कुछ भी हुआ नहीं। आस्था अब अपने दर्शकों को कुछ और भी खबरें दिखाते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अपने खबर को और भी विस्तार से हम आपको दिखाएंगे खबर सेंटर से, तो इंतजार कीजिए। तो बिल्कुल जया, इन दिनों महंगाई से हर कोई परेशान है, क्या अमीर और क्या गरीब। बढ़ती महंगाई ने किचन से लेकर खाने पीने और चलने फिरने से लेकर रहन सहन तक का हाल बिगाड़ दिया है। और अगर ऐसे में कोई भी खबर राहत लेकर आती है तो वाकई वो बड़ी बन जाती है। जया, ओवर टू यू, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल आस्था, महंगाई को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी थी सरकार को लेकर, लेकिन अब जाकर राहत देने की कोशिश की गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बाद अब खाने के तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। सरकार का दावा है कि 20 रुपए प्रति किलो तक खाद्य तेल के दाम में कमी आई है। और खाद्य सचिव की माने तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की कमी देखने को मिली। और दिल्ली में खुदरा दाम अगर बात की जाए तेल की कीमतों की तो 3 नवंबर को 139 रुपए प्रति लीटर से 6 रुपए घटकर 133 रुपए प्रति लीटर रह गई है। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये कीमत 140 रुपए प्रति लीटर से 18 रुपए गिरकर 122 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आस्था, तो बिल्कुल खाद्य तेल के कम हुए दाम के पीछे सीधे पेट्रोल डीजल के घटे हुए दाम को ही वजह माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता को दीपावली गिफ्ट देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की थी, जिसके बाद महंगाई में भी कमी आई है और सीधे तौर पर इससे जनता को राहत मिली है। और चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि जो अगली खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे कि टीवी इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी शो एबीपी गंगा पर शुरू होने जा रहा है, तो जरूर करिए इंतजार। एक ऐसा शो जिसमें 5 एंकर जनता से जुड़े सरोकार और विकास के दावे और उन्हें जमीन पर लाने के उनके इरादे पर सवाल करेंगे। तो देर किस बात की, आप भी बन जाइए पदयात्री सबसे बड़ी पदयात्रा के, जहां नेताजी हमारे साथ पदयात्रा पर निकलेंगे आज रात 8 बजे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयान बह रही है।
लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है ये जानना कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं मथुरा के हमारे संवाददाता अनिल सारस्वत के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा की द्वारकाधीश मंदिर के पास। यहाँ पर एक चाय की दुकान है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है तिवारी जी की स्पेशल चाय की दुकान और यहाँ पर ये सब जो लोग जो मौजूद हैं ये यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि चाय की दुकान पर यहाँ पर सबको चाय पीने का, चाय का आनंद ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाय की दुकान हो, चुनावी साल हो और यहाँ पर चुनाव से संबंधित चेकलिस्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं, कि यहाँ पर आजकल क्या माहौल चल रहा है जी। आप पर ब्रज भूमि जो है वो देवों की भूमि। जब चुनाव आते हैं यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा बड़े जोर शोरों से उठाया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? ये जो नेता लोग आते हैं, कसम खाते हैं, वो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये सब करते हैं, अपने जेब भरने के लिए करते हैं। और कोई भी कुछ नेता लोग दर्शन करने भी नहीं आते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम चतुर्वेदी। राधे श्याम जी, बताइए, यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा चुनाव में बड़ा हावी रहता है। यमुना शुद्धिकरण का मामला पड़ा, मगर कोई यमुना जी की शुद्धि नहीं हुई, कोई यमुना जी में पानी नहीं आया। पानी जहाँ का तहाँ है, समझ लेते हैं। यमुना शुद्धिकरण पर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने काम किया है तो वो कौन सी सरकार है? किया तो हमारी कांग्रेस ने भी किया था पहले तो, और अब मोदी की सरकार आई हुई है, उसने भी काफी काम किया है। तो मथुरा में क्या है सियासी हालचाल, ये आपने जाना। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काम किया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि परिवर्तन भी जरूरी है।